विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीवों में विविधता, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और जैसा आप जानते हैं हम लोग एनिमेलिया के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम एनिमेलिया का वर्गीकरण देखें तो हम लोगों ने ये 8 जो उनके ग्रुप्स हैं उनको हमने स्टडी कर लिया है। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज के जो सेशन है उसमें हम लोग जो हमारा फोकस है वो है प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के ऊपर। मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोटोकॉर्डेटा मैं ये आपको नोट्स की हेल्प से समझाऊंगी, क्योंकि उसके बुलेट पॉइंट्स पर अगर हम ध्यान देंगे हमें समझ में आ जाएगा। और वर्टिब्रेटा हम बुक खोलकर उसको समझेंगे, क्योंकि वर्टिब्रेटा में हम जानते हैं कि उसके और सब ग्रुप्स आ गए हैं, तो उनके बारे में हम बुक के हेल्प से पढ़ेंगे। तो प्रोटोकॉर्डेटा का अगर हम देखें तो ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक एवं देहगुहा युक्त जंतु है। और ये टर्म्स मैं आपको कई बार पहले के सेशंस में समझा चुकी हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें देहगुहा एक दिखाई देती है और इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। तो यहाँ देखिए, ये जो मैंने एरो दिखाया है ये नोटोकॉर्ड है। और नोटोकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि ये क्या होता है, ये छड़ की तरह एक लंबी संरचना होती है, जैसे छड़ी होती है ना, ऐसी एक संरचना होती है। और ये जंतुओं के जो पृष्ठ भाग होता है वहां पर विजिबल होती है, मीन्स बैक साइड में। और ये ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। आपका जो एक एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, और जो बॉडी के टिश्यूज जो हैं उनसे वो एक सेपरेट करने में उसका हेल्प करती है। और ये पेशियों को जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है। तो यहाँ पर एक पेशी आके जुड़ते हैं। तो अगर हम देखें जितने अब तक हमने एनिमल्स पढ़े तो उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें हमें देहगुहा मिल रही है और अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो और थोड़े से डेवलप हो रहे हैं। और जो इसमें जो हम ये कह रहे हैं पेशियों को जोड़ने का स्थान भी प्रदान करती है। तो क्योंकि जब ये पेशियां एक जब डेवलपमेंट उनका होता है तो उसी प्रकार क्या होता है, उनका चलन एक वो चलने में एक वो कंफर्टेबल उनका बॉडी होता है और उनमें मूवमेंट एक बहुत स्मूथ होता है। और ये जो होता है ये सभी अवस्थाओं में उपस्थित होती है। क्या हम लोग जैसे अगर क्लासिफिकेशन का पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाके हमें ये विजिबल होती है, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा में आपकी जितनी भी अवस्थाएं हैं कि ये जो हम और इससे पहले का हम जितने हमने कैटेगरीज पढ़ी थी तो उसमें हम ये अभी तक हमने ये नहीं देखा कि डायरेक्ट शिशु को जन्मे। तो ये इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है, तो वो एग, लार्वा, ये जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं तो उस सब में हम ये देखते हैं कि ये जो एक नए जीव का जब एक डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी हर अवस्था में हमें ये जो नोटोकॉर्ड है ये विजिबल होती है। सभी जंतु के जो अगर इस कैटेगरी में जो हैं वो समुद्री होते हैं और असमतापी होते हैं। तो यहाँ ये ध्यान दे दीजिए, ये प्रोटोकॉर्डेटा में ये नोटोकॉर्ड। क्लियर? बच्चों अगर हम देखें तो हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसके लिए हमें बुक खोलनी है। तो आप लोग की बुक तैयार है? चलिए खोलते हैं अपना पेज। यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे भी पिक्चर दिखाई गई है और ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रोटोकॉर्डेटा है। और ये इसका अगर जंतु का नाम देखें तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं बेलागनलोसस, ये इस जंतु का नाम है। और इसमें हमने इसकी हेल्प से हमने ये समझा है कि जो आपके प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं उनका अंदर जो शारीरिक संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका ये एक विभेदीकरण बॉडी में थोड़ा सा मिल रहा है कि हेड पार्ट कौन सा है। और अगर हम अपना भी देखें तो हमारा हेड आ जाता है, नेक आ जाता है, फिर स्टमक आ जाता है, लेग्स आ जाते हैं। तो ऐसी, और जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में देखा था कि कॉकरोच का
उसका हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन है। तो यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं, और यहाँ पे ये गुदा का दिखा रहे हैं। इस प्रकार है। तो और ये आपका इसमें बहुत एक लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन दे रखी है। जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो इनका और डिटेल में आप पढ़ेंगे, लेकिन आपका डिटेल में दे रखा है वर्टिब्रेटा के बारे में। और इनको कशेरुकी भी एक जीव बोलते हैं। तो और कशेरुकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें वास्तविक मेरुदंड एवं अंत्यकाल पाया जाता है। मीन्स उसमें एक आपका जो वर्टेबल कॉलम है, वर्टेबल कॉलम अगर आप पीठ में हाथ लगाएंगे तो आपको एक लगेगा छोटी छोटी हड्डियों का। तो आप जरा अपनी पीठ टच करके देखिए, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में वर्टेबल कॉलम बोलते हैं। तो वहां पे हमें ये वास्तविक अब हमें वर्टिब्रेटा में मिलने लग गई है। इससे पहले अगर हम देखें तो वो प्रॉपर एक वर्टेबल कॉलम नहीं थी, वो हमने जैसे देखा था उसमें नोटोकॉर्ड थी। तो लेकिन अब वास्तविक हमें एक वर्टेबल कॉलम, मेरुदंड मिल रही है। अंत्य कंकाल कि हमारा पूरा एक स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, पूरे बोन्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इस कारण क्या होता है, जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं। और ये हमने एक सेशन में पूरा पढ़ा था कि जब हम जॉइंट्स का देखते थे कि कैसे जॉइंट्स हैं, फिर हमने टेंडोन इन सब के बारे में पढ़ा था और उसमें कि कैसे बोन से बोन जब जॉइंट है, बोन से जब मसल्स किसके हेल्प से जॉइंट है, वो हम इससे पहले वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो पेशियां वो कंकाल से जुड़ी होती हैं, और जब पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है तभी हमारा मूवमेंट प्रॉपर होता है। देखिए, अगर मैं फिंगर अपने ऊपर नीचे कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरी हड्डी किसी डायरेक्शन में जा रही है और मेरी मसल्स किसी डायरेक्शन में, या मेरी क्या किसी भी ह्यूमन बीइंग की देख लें, और अभी हम जितने और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब में यह होता है कि मसल्स का बोन के साथ अटैचमेंट होता है। तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं हमारी बोन्स का जॉइंट्स के, बिकॉज जॉइंट्स होते हैं तो वो भी मूव करते हैं, उसके साथ मसल्स भी मूव करती हैं या पेशियां भी मूव करती हैं। तो इस प्रकार जब ये इस टाइप का एक एनिमल्स में स्ट्रक्चर बनने लग गया कि उसमें कंकाल भी है और पेशियां भी कंकाल से ऐसे जुड़ी हुई हैं कि वो फिर उन एनिमल्स में हमने चलन की एक प्रक्रिया को बहुत स्मूथली ऑब्जर्व करना शुरू करा। अगर हम पॉरीफेरा बिल्कुल स्टार्टिंग का जाएंगे तो हम देखेंगे वो चल ही नहीं पाते, वो एक जगह स्टिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि पेशियां कंकाल से जुड़ी हुई हैं तो वो चलने में सहायता करती हैं, चलने में सहायक होती हैं। अब जो वर्टिब्रेट होते हैं वो द्विपार्श्व में तो होते हैं, त्रिकोरिक देहगुआ वाले जंतु होते हैं, और इनमें ऊतकों एवं अंगों का एक जटिल विभेदन होता है। तो अब यहाँ पे हमें इस स्टेज में हमें ऊतक मिलने लगे हैं, टिश्यूज मिलने लग गए हैं, और हम ये जानते हैं जब कई टिश्यूज आपस में एक मिल जाते हैं, सेम फंक्शन करते हैं, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। तो इस प्रकार हमें प्रॉपर टिश्यू सिस्टम और एक ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलता है। और जितने भी कशेरुकी जीव हैं इनमें ये एक कॉमन है पॉइंट्स जो देखने को मिलते हैं। नोटोकॉर्ड, प्रश्नलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु, त्रिकोरिक शरीर, युग्मित क्लोम थैली और देहगुआ। तो ये सब हमें सारे भी हमारे जितने भी ये वर्टिब्रेटा में एनिमल्स आते हैं, इन सब में ये जो 5 पॉइंट्स है ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपको जरूर याद करने होंगे, और ये आपकी बुक में इतना अच्छी तरीके से नोट फॉर्म में दे रखा है, तो हम आपको ये बुक की हेल्प से ही समझा रहे हैं। अब वर्टिब्रेटा का आपको याद होगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके 5 और वर्ग हैं जो है, अभी हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो पहला आता है मत्स्य। तो ये इसको इंग्लिश में हम पाइसेस भी बोलते हैं, और इसमें सारे जो मछलियां हैं और समुद्र जो समुद्र में और मीठे जल में, नॉर्मल रिवर्स में आपके जितने भी आपके जल के स्रोत है उसमें ये मछलियां पाई जाती हैं। अब अगर हम मछलियों को देखें उनके बॉडी स्ट्रक्चर को, तो उसमें हम देखते हैं कि उनके बॉडी में स्केल्स होते हैं, शल्क होते हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे जो हमें इनके
जो एक सर्कुलर सा आपको पार्ट दिखाया, मछली आप जब छोटेपन में बनाते भी होंगे तो हम ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं अथवा ये प्लेटों से ढकी होती हैं। और ये जो इनकी जो पूंछ होती है वो मांसल होती है, मस्कुलर होती है, उसमें बोनी पार्ट नहीं होता। और ये जो पूंछ है ये इनको एक पानी में तैरने में एक सहायता करती है। और इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है, ठीक है। और वो क्योंकि उनका वो धारा रेखीय शरीर के कारण ही वो किसी जल में एक स्वतंत्र रूप से तैरने में सक्षम होती हैं। और इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो क्लोम, उसके लिए क्लोम पाए जाते हैं। जो जल में जो आपकी ऑक्सीजन मिली हुई है तो वो के जल अपने अंदर लेते हैं, और जल में से उनका जो क्लोम है, जो गिल्स हैं, जो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो उसमें से ऑक्सीजन लेता है, बाकी जल को वो अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार उनके जितने भी मत्स्य वर्ग में हमारे जंतु आ रहे हैं, जीव आ रहे हैं, तो उनका रेस्पिरेशन का, श्वसन की क्रिया इस प्रकार होती है। और ये असमतापी होते हैं। असमतापी का अर्थ हुआ कि जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर में डिफरेंस आता है वैसे वैसे इनके बॉडी में भी डिफरेंस आता है। जैसे अगर हम अपने को देखें, ह्यूमन बीइंग्स जितने हैं, तो उनमें क्या होता है कि आपका बाहर चाहे ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, आप गर्मी में के उसमें है या सर्दी में, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है जो नॉर्मल है 98, हम जो एक स्टैंडर्ड मानते हैं, वो हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो मत्स्य वर्ग में है जंतु, इनमें क्या होता है, अगर बाहर का टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो इनके शरीर का भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इनके शरीर का भी टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये होता है असमतापी। और इनका अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट इनका द्विकक्षीय होता है। मीन्स हार्ट के वो जैसे हम कहते हैं ना, हमारे हार्ट के 4 उसके लोब्स है, तो लेकिन यहाँ जो है इनमें जो हृदय है वो द्विकक्षीय होता है। और ये जो इनका नए जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन की, उसमें क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इनको डायरेक्ट जीव को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं, और अंडों से फिर नया जीव निकलते हैं। और कुछ मछलियों में क्या होता है, कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, तो ये अस्थि का नहीं उपास्थि का बना हुआ होता है, जैसे शार्क। और कुछ अन्य प्रकार की मछलियां हैं उनमें कंकाल अस्थि का बना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, शार्क में जो कंकाल है वो उपास्थि का बना हुआ होता है। और और इसके उदाहरण आ गए आपके ट्यूना, रोहू आदि। तो यहाँ पे आपको देखिए डिफरेंट जो आपकी ये पिक्चर में 7.21 ए में ये सारी कुछ आपको फिशेस दिखाई हैं। तो देखिए इनके ना बाहर के अगर हम देखें, उनकी बाहर का जो एक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन अंदर काफी कुछ सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है। सॉरी। इसके बाद अब हम दूसरे ग्रुप में जाते हैं, वो है एम्फीबिया, जिसको जल स्थलचर कहते हैं। मीन्स इसका क्या अर्थ हुआ, ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। अब तक जो हमने मत्स्य का देखा था, पाइसेस का देखा था, ये सिर्फ जल में पाए जाते हैं। लेकिन अब हम एक और कैटेगरी में आ रहे हैं जहाँ पे जो आपके जो जीव हैं वो उनका एक लाइफ का अगर कहीं कुछ पार्ट इनका पानी में होता है और कुछ वो धरती पर या एक लैंड पर आके उनकी क्रिया होती है। तो ये इस प्रकार ये जो अगर हम पाइसेस फिशेस का देखें तो उससे ये भिन्न होते हैं। और इनमें शल्क नहीं पाए जाते, क्योंकि फिशेस में शल्क पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, लेकिन इनमें शल्क नहीं पाए जाते। और इनकी जो त्वचा होती है पर एक ग्रंथियां होती हैं, श्लेष ग्रंथियां, और उससे उनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। और यहाँ पे जो हृदय है वो त्रिकक्षीय है। तो अभी हमने पाइसेस में देखा था उनका कितना था, द्विकक्षीय, हृदय द्विकक्षीय था, लेकिन यहाँ पे हृदय जो है वो त्रिकक्षीय है।
और इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो नहीं होता है, वृक्क पाए जाते हैं और श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो यहाँ पे श्वसन की क्रिया इस प्रकार होती है और ये भी अंडे देते हैं और ये दोनों में, जल और स्थल दोनों में रहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल आ गए मेढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि। तो ये टोड है और ये वृक्ष ट्री हॉर्स, सॉरी ट्री फ्रॉग जिसे कहते हैं, और ये साधारण मेढक है। तो थोड़ा डिफरेंस होता है टोड और मेढक में, लेकिन अभी हम अपने आगे चल रहे हैं। अभी हम इनको और डिटेल में नहीं आपको बताए, इसमें नहीं है आपके कोर्स में। नेक्स्ट आता है सरीसृप, जिसको हम इंग्लिश में रेप्टाइल्स बोलते हैं, और ये असंतापी जंतु हैं। इनका भी यही एक होता है कि इनका बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है और इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। श्वसन जो होता है, देखिए यहाँ पे श्वसन फेफड़ों द्वारा होने लग गया, रेप्टाइल्स में फेफड़े हमें लंग्स मिलने लग गए हैं। और इनमें भी जैसा हमने यहाँ पे एम्फीबिया में ऊपर देखा था, यहाँ पे भी जो इनका हार्ट है वो त्रिकक्षीय होता है। लेकिन रेप्टाइल्स में मगरमच्छ आता है और मगरमच्छ का जो अगर हम हार्ट देखें वो 4 कक्षीय होता है, जैसा ह्यूमन बींग्स में होता है। और इनमें भी वृक्क पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं और इनके अंडे क्या होता है, कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमने जैसे एम्फीबियंसी है जो हमने जल स्थलचर का यहाँ पे देखा था, तो ये अंडे पानी में देते हैं, लेकिन ये जो सरीसृप रेप्टाइल्स हैं तो इनको पानी में देने की आवश्यकता नहीं होती, अंडे ये स्थल पर भी दे सकते हैं। और इनमें अगर हम सरीसृप में देखें तो इनके उदाहरण आ जाते हैं कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। तो देखिए ये आपके बड़ा अच्छी तरीके से बुक्स में आपके छोटे छोटे पॉइंट्स में बड़ा अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में तो आप थोड़ा सा इनको रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे, तो ये याद हो जाएंगे। कोई आपको इतना रटने की नीड नहीं है, क्रैम आउट करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, बस 2-3 बार इनको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है पक्षी की, जिनको हम इंग्लिश में एव्स बोलते हैं। ये समतापी प्राणी है, मीन्स इनका एक जो बॉडी का टेम्परेचर चाहे बाहर का कुछ भी हो वो मेंटेन रहता है। और यहाँ पे हमने देखा है कि मगरमच्छ से हम देख रहे हैं कि हृदय 4 कक्षीय हो गया है, तो पक्षी में जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है, ठीक है। और इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं और इनमें आगे वाले 2 जो पैर होते हैं वो पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब तक हम जो देख रहे थे प्राणी, उनके 4 पैर देख रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, उनके जो पार्श्व पीछे के जो पैर है वो तो पैर की तरह कार्य कर रहे हैं, आगे के जो 2 पैर हैं वो एक पंखों में चेंज हो जाते हैं और इनका जो पूरा शरीर होता है वो पंखों से ढका हुआ होता है। श्वसन इनका भी फेफड़ों के द्वारा होता है और इस वर्ग में जितने भी पक्षी हैं सब इसमें आते हैं। तो पक्षी बोलिए, एव्स बोलिए, जितने भी हैं आपके इस ग्रुप में सारे पक्षी इसमें आ जाते हैं। तो ये सारे आपके, आप किसी भी पक्षी का नाम लीजिए वो इस ग्रुप में आएंगे, कबूतर है, गौरैया है, कौवा है, सारे। अब हम लोग आते हैं बहुत ही बड़े एक अच्छे ग्रुप पर, स्तनपायी। और यहाँ ये भी समतापी प्राणी है, मीन्स इनका कोई बॉडी में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होता है। हृदय इनका भी 4 कक्षीय होता है। और इस वर्ग में क्या होता है, सभी जंतु जो होते हैं नवजात के पोषण के लिए उनके शरीर में दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, श्वेत और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, मीन्स ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और इसमें जो स्तनपायी में अंडे देने की प्रवृत्ति नहीं होती, या सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ जंतु अब बात जरूर है जो अंडे भी देते हैं, जैसे ये आप इसको अलग से मार्क कर लीजिए, ये क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है।
इसको पहले मैं मार्क कर देती हूँ एक दूसरे कलर में। ये बहुत एक्सेप्शनल, देखिए हर जगह एक्सेप्शनल केसेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शनल केस मिल रहा है कि वो स्तनपायी में आ रहे हैं, लेकिन जो नए शिशु का जन्म देने की प्रक्रिया, वो सीधे शिशु को जन्म नहीं देते, वो अंडे देते हैं, जैसे इक्डीना प्लेटिपस आदि। कुछ और एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, लेकिन अभी आपके कोर्स में इतना ही है। तो कंगारू कुछ जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में वो तब तक रहते हैं जब तक उनका पूरा एक विकास नहीं हो जाता। तो कंगारू में देखा होगा ना आपने, एक पाउच बना होता है, उसमें उनका बेबी रहता है। तो वो इसलिए क्योंकि अभी वो पूरा बेबी पूरी तरीके से एक डेवलप उसके बॉडी का नहीं हुआ है। तो जब पूरा बॉडी डेवलपमेंट हो जाता है तो वो पाउच से बाहर हो जाता है। तो स्तनपायी में हम देख रहे हैं मोस्टली केसेस में तो सीधे शिशु का जन्म है, लेकिन जैसे हमने इक्डीना का देखा तो वो अंडे देते हैं, अंडों से शिशु निकलते हैं। और हमने कंगारू में एक और चीज देखी, कैसे वो उनका एक वो एक थैली होती है, या हम पाउच भी बोलते हैं, जिसमें बच्चा रहता है जब तक उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। तो आप चाहे चमगादड़ लें, बिल्ली लें, मनुष्य लें, चूहा लें, व्हेल लें। व्हेल, हाँ आप ये देखेंगे, व्हेल भी क्या है, ये स्तनपायी में आती है, जल में रहती है, मछली की तरह लगती है, लेकिन व्हेल एक क्या है, ये इसको स्तनपायी को हम मैमल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये सारे हमने देखा कि किस प्रकार हमने, आप यहाँ देखें जो हमारे वर्टिब्रेटा हैं उनके हमने डिफरेंट ग्रुप्स देखे, और हमने देखा किस एक जो सबसे बड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिला है वो हार्ट में मिला है कि द्विकक्षीय, त्रिकक्षीय और फिर चार कक्षीय हमें हार्ट देखने को मिला। प्लस जो नए शिशु के जन्म की प्रक्रिया कैसे होती है, प्लस उनका निवास स्थान के शुरू में हमने देखा मत्स्य, जैसे वो जल में ही है। एम्फीबियंस का देखा कि वो दोनों जो एम्फीबियंस में जल स्थल चर जंतु, तो उनका हमने देखा वो दोनों जगह रहते हैं। फिर सरीसृप से हमने देखा लैंड पर उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। और हमने पक्षियों का ये देखा कि किस प्रकार आगे के जो दो पैर हैं वो एक पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं और पूरा शरीर उनका पंखों से भरा होता है। तो ये आज के बच्चों हम लोगों ने सेशन में समझा। क्लियर? सो बच्चों, अब अगर हम देखें, हमने जितना हमारा प्लांट और एनिमल का अगर क्लासिफिकेशन देखें वो हमारा पूरा हो चुका है। अगला जो सेशन होगा उसमें हम नाम पद्धति कैसे, एक नाम जो जूलॉजिकल नेम लिखे जाते हैं उनकी क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्टाइल है, उसको समझेंगे। तो हमारा अब एक टाइप से जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आप जरूर इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जो हम जहाँ नोट्स मैंने दिखाए हैं उनको अपने कॉपी में नोट करें, बुक है तो बुक से आप रिवाइज करें। कुछ आपको लगता है कि आपको कॉपी में लिखकर आसानी होगी तो आप कॉपी में भी लिखकर उसको अपना एक रिवाइज करिए, याद नहीं करिए। जब आप साथ में ऐसे एक के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सोचिए इससे पहले जो ग्रुप पढ़ा था उसमें क्या था, इन दोनों में किस बेसिस पे डिफरेंस है। ऐसे जब आप रिलेशन बनाएंगे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, और फिर आप कहीं भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। और अगर आपको कोई और डिफिकल्टी है, कुछ आपको और क्वेरी है, तो आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।